सामीन इकराम, आप सुन रहे हैं अशफाक अहमद की किताब ज़ाविया। मैं हूं आपके साथ फैसल सईद ज़रगाम। आइए बढ़ते हैं अशफाक अहमद की किताब ज़ाविया के छठे बाब की जानिब, एक उस्ताद अदालत के कटहरे में। इल्म के बारे में इंसान हमेशा सरगर्दा रहा है और आज के दौर में हुसूल इल्म के लिए बहुत सी कोशिशें सही, गलत, कमज़ोर, पेचीदा, खमीदा सूरत इख्तियार की जा रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो सारी कोशिशें हैं ये इंसान के एक बेहतर मुस्तकबिल की नवीद के लिए यकीनन मुमद्दो मुआविन साबित होंगी। इल्म हासिल करने के लिए जब हम भाई अपने गांव से लाहौर आए तो हमारे अब्बा जी ने एक घर लेकर दिया फ्लेमिंग रोड पर। वहाँ पर अख्तर शिरानी रहते थे। मैं तो चूँकि फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था इसलिए उनके नाम से या उनके काम से इतना आशना नहीं था, लेकिन मेरे बड़े भाई उनको जानते थे और उनकी बड़ी कदर व मंजिलत करते थे। बहरहाल जहाँ हमारे अब्बा जी ने और बहुत सारी मेहरबानियाँ की थी वहाँ ये कि एक खानसामा भी दिया था जो हमारा खाना पकाता था। उसका नाम अब्दुल था। अब्दुल को जिंदगी में दो शौक बड़े थे, एक तो अंग्रेजी बोलने का, अंग्रेजी तालीम हासिल करने का। जैसे आजकल बहुत ज्यादा अंग्रेजी ही को इल्म समझा जाता है और अंग्रेजी के हुसूल के लिए ही जान लड़ाई जाती है, अब्दुल को भी इसका बहुत बड़ा शौक था। दूसरे, उसको अच्छी कन्वेंस का बड़ा चस्का था। चुनाचे कभी उसे भाई खत पोस्ट करने के लिए जीपीओ भेजते तो वो कहता था, अगर आप अपनी साइकिल दें तो मैं बड़ी खुशी से जाऊंगा और बड़ी खुशी से आऊंगा। उनकी साइकिल के करीब से जब हम गुजरते थे सलाम करके, लेकिन हमने भी उसे कभी हाथ नहीं लगाया था, तो अब्दुल पर वो कभी मेहरबान जरूर होते थे और वो साइकिल लेकर उनका खत पोस्ट करने के लिए फ्लेमिंग रोड से जीपीओ जाता था और मेरे हिसाब के मुताबिक 4 साढ़े 4 मिनट में वापस आ जाता था और इस हालत में सांस उसकी फूली हुई और माथे पर पसीना होता था। मैं उसकी मुस्तादी से बहुत खुश था कि ये जो अपनी व्हीकल है उसको इतने शौक से और इतनी मुस्तादी से इस्तेमाल करता है। एक मरतबा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने देखा बाजार में वो वापस आ रहा था जीपीओ से खत पोस्ट करके। इस तरह की साइकिल का हैंडल उसने हाथ में पकड़ा हुआ है और उसके साथ बड़ी तेजी से भागता हुआ आ रहा था। उसके ऊपर सवार नहीं था तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा, अब्दुल ये क्या? कहने लगा, मैं भाजीदा खत पाके आया तो जल्दी वापस आया। मैंने कहा, तू साइकिल लेकर गया था? कहने लगा, हाँ जी। तो मैंने कहा, इस पर सवार क्यों नहीं हुआ? कहने लगा, इज्जत की खातिर लेकर जाता हूँ, साइकिल मुझे चलानी नहीं आती। तो आज भी तकरीबन हमारा मामला अब्दुल जैसा ही है। दूसरे, उसको जब छुट्टी मिलती वो अंग्रेजी फिल्म देखने जाता था। माल रोड पर यहाँ 2 सिनेमा थे जिनमें अंग्रेजी फिल्म लगती थी। उसको इसकी बड़ी दीवानगी थी, अंग्रेजी सीखने का चस्का और अंग्रेजी सीखने की लगन। आज ही नहीं, उस वक्त भी बहुत ज्यादा थी। तो जब वो फिल्म देख के आता था तो मेरे भाई पूछते कैसी थी? कहता, बहुत कमाल की थी। इसमें एक मिस थी, वो तैरती बहुत अच्छा थी, वेरी ब्यूटी। लेकिन वो फिल्में देख देख के अंदाजे लगाता, मगर इसमें इतनी इस्तेदात न थी कि समझ सकता। कोई लफ्ज इसे अंग्रेजी का समझ नहीं आता था, ना ही वो उसका तलफ़ुज़ अदा कर सकता था और ना ही उसको बयान कर सकता था। लेकिन एक दिन मेरे भाई ने पूछा कि तू इतना वक्त ज़ाया करता है, इतने पैसे ज़ाया करता है और इस तवज्जो और लगन के साथ अपनी ज़िंदगी मुस्तगरक की हुई है, अगर तू मुझे अंग्रेजी के 4 हर्फ बता दे, पूरे 4 अल्फाज, तो मैं तुम्हें पूरा 1 रुपया दूंगा। तो उसने कहा, मेट्रो गोल्डवन मेयर। उन्होंने कहा, ये तो 4 नहीं हुए, 3 हुए हैं। कहने लगा, चौथा भी उसने अदा कर दिया। तो वो अंग्रेजी जो जानता था वो इस किस्म की थी। अब भी हम कोशिश कर रहे हैं और अंग्रेजी के अंदर कुछ ऐसे ही फंसे हुए हैं। शेर की भोगी मारते हैं, अंग्रेजी चलती नहीं। ये तो थी बात जो बरसबील तस्करा आ गई। मेरा आज का जो मौजू था वो बताना नहीं चाहता था। प्रोफेसर साहब यहाँ आज तशरीफ फरमा है। जिस ज़माने में मैं रोम में लेक्चरर था, रोम यूनिवर्सिटी में, और मैं सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर था। यूनिवर्सिटियों में छुट्टियां थीं, गर्मियों का ज़माना था। दोपहर के वक्त रेडियो स्टेशन पर मुझे उर्दू ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ती थी।
लौट के आ रहा था तो ख़वातीन और हज़रात, रोम में दोपहर के वक्त सब लोग कैलूला करते थे, 4 बजे तक सोते थे और रोम की सड़कें तकरीबन खाली होती थी। और कारपोरेशन ने ये इंतज़ाम कर रखा था कि वो वहाँ पर पानी के हौज लगाकर सड़कें धोते हैं और शाम तक सड़कें ठंडी भी हो जाती हैं, खुशगवार भी हो जाती हैं और साफ भी हो जाती हैं। तो वो सड़कों को धो रहे थे। इक्का दुक्का कोई ट्रैफिक की सवारी आ जा रही थी तो मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। अब देखिए, इंसान के साथ साथ एक देसी मिजाज चलता है। आदमी कहीं भी चला जाए तो मैं गाड़ी चला रहा था। मैंने देखा कि गोल दायरा, उसके ऊपर से मैं चक्कर काट के आऊंगा, फिर मैं अपने घर की तरफ मुड़ूंगा। तो ये बड़ी बेहुदा बात है, बीच में से चलते हैं। इस वक्त कौन देखता है, दोपहर का वक्त था तो मैं बीच में से गुजरा। वहां एक सिपाही खड़ा था। उसने मुझे देखा और उसने परवाह नहीं की, जाने दिया कि ये जा रहा है, ये नौजवान तो कोई बात नहीं। जब मैंने देखा कि शीशे में से गर्दन घुमा के कुछ मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है, मैं तंजन मुस्कुराया, कुछ अपनी फेट के ऊपर, कुछ अपनी कामयाबी के ऊपर। मैंने खुशी मनाने के लिए एक मुस्कुराहट का फूल उसकी तरफ फेंका। जब उसने ये देखा कि उसने मेरी ये इज्जत की है तो उसने सीटी बजा के रोक लिया। अब वहां पर सीटी बजना मौत के बराबर थी और रुकना भी। मैं रुका, वो आ गया और आके खड़ा हो गया। पहले सलूट किया। विलायत में रिवाज है कि जब भी आपका चालान करते हैं, आपको पकड़ना होता है तो सबसे पहले आकर सलूट मारते हैं। तो उसने खड़े होकर सलूट मारा। अब मैं अंदर थर थर कांप रहा हूँ। शीशा मैंने नीचे किया तो मुझे कहने लगा कि आपका लाइसेंस। तो मैंने उससे कहा, मैं ज़बान नहीं जानता। उसने कहा, चंगी भली बोल रहे हो। मैंने कहा, मैं नहीं जानता, तुम ऐसे ही झूठ बोल रहे हो, मैं तो नहीं जानता हूँ। उसने कहा, नहीं, आप अपना लाइसेंस दें। तो मैंने कहा, फर्ज करें जिसके पास उसका लाइसेंस ना हो तो फिर वो क्या करे। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपका चालान कर देता हूँ, पर्ची फाड़ के तो ये आप ले जाएं और जुर्माना जमा करवा दें। मैं तो ऐसे ही मांग रहा था। मैंने कहा, मुझसे गलती हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गलती हो गई थी तो चले जाते। उसने बगैर मुझसे पूछे कॉपी निकाली और चालान कर दिया, और चालान भी बड़ा सख्त, 12 आने जुर्माना। मैंने लेरी पर्ची। मैंने कहा, मैं इसको लेकर क्या करूं? उसने कहा, अपने किसी भी करीबी डाकखाने में मनी ऑर्डर की खिड़की पर जमा करवा दें। बस वहां कचहरी नहीं जाना पड़ता, धक्के नहीं खाने पड़ते। बस आपका जुर्माना हो गया, आप डाकखाने में देंगे तो बस। मैं जब चालान करवा के घर आ गया तो मैंने अपनी लैंड लेडी से कहा कि मेरा चालान हो गया है। कहने लगी, आपका? मैंने कहा, मैं क्या करूं? अब उनको ऐसा लगा कि हमारे घर में जैसे एक बड़ा मुजरिम रहता है। और उसने अपनी बेटी को बताया कि प्रोफेसर का चालान हो गया है। बुढ़ी माई थी, उनकी एक सास थी, उसको भी बता दिया। सारे रोते हुए मेरे पास आ गए। मैं बड़ा डर गया कि या अल्लाह, ये क्या। कहने लगे, तू शरीफ आदमी लगता था, अच्छे खानदान का, अच्छे घर का लगता था। हमने तुझे ये किराए पर कमरा भी दिया हुआ है, लेकिन तू वैसा नहीं निकला। खैर, घर खाली करने को तो नहीं कहा। जो बुढ़ी माई थी, उनकी सास, उसने कहा, हो तो गया है बरखुरदार चालान, लेकिन किसी से जिक्र न करना, महल्लेदारी का मामला है। अगर उनको पता चल गया कि इसका चालान हो गया है तो बड़ी रुसवाई होगी, लोगों को पता चलेगा। मैंने कहा, नहीं, मैं पता नहीं लगने दूंगा। मेरी लाउबाली तबीयत, 26 साल की उम्र थी। चालान जेब में डाला और निकल गया दोस्तों से मिलने। अगले दिन मुझे जमा करवाना था और मैं भूल गया। फिर सारा दिन गुजर गया। इससे अगले दिन मुझे उसूलन जमा करवा देना चाहिए था, तो मैंने कपड़े बदले तो उस पुराने कोट में रह गया। शाम के वक्त मुझे एक तार मिला कि मोहतरमी जनाब प्रोफेसर साहब, फला फला मुकाम पर फला चौराहे पर आपका चालान कर दिया गया था। फला सिपाही ने, ये नंबर है आपके चालान का, आपने अभी तक कहीं भी चालान के पैसे जमा नहीं करवाए, ये बड़ी हुक्म उदूली है, मेहरबानी फरमाकर इसे जमा करवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तकरीबन 21 रुपए का तार था। मैंने सारे लफ्ज गिने। मुझसे ये कोताही हुई कि मैं फिर भूल गया और उनका फिर एक तार आया। अगर आप अब भी रकम जमा नहीं करवाएंगे तो फिर हमें अफसोस है कि कोर्ट में पेश कर देना पड़ेगा। मुझसे कोताही हुई, नहीं जा सका। तब मुझे कोर्ट से एक समन आ गया कि फला तारीख को अदालत में पेश हो जाएं, और ये जो आपने हुक्म उदूली की है, कानून तोड़ा है, इसके बारे में आपसे पूरा इंसाफ किया जाएगा। इनकी बोली, चूंकि रोमन लॉ वहीं से चला है, तो बड़ी तफसील के साथ। अब मैं डरा, मेरी सिट्टी गुम हुई, परेशान हुआ कि अब मैं दयारे गैर में हूँ, कोई मेरा हामी व नासिर मददगार नहीं है। मैं किसको अपना वाली बनाऊंगा? मेरा डॉक्टर था, डॉक्टर बॉल्दी उसका नाम था, नौजवान था।
मैंने उससे कहा मुझे वकील कर दो। उसने कहा मेरा एक दोस्त है, उसके पास चलते हैं। उसके पास गए। उसने कहा ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। अगर मैं गया अदालत में, बेहतर यही है प्रोफेसर साहब जाएं और जाकर खुद फेस करें। अदालत की खिदमत में ये अर्ज करें कि मैं चूंकि इस कानून को ठीक तरह से नहीं जानता था, मैं यहाँ पर एक गैर मुल्की हूँ, तो मुझे माफ़ी दी जाए, मैं ऐसा आइंदा नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है। चुनाचे मैं डरता डरता चला गया। अगर आपको रोम जाने का इत्तेफाक हो तो पैलास ऑफ द जस्टिस, वो रोमन ज़माने का बहुत बड़ा वसी और अरीज है। इसे तलाश करते करते हम अपने जज साहब के कमरे में पहुंचे तो वो वहाँ तशरीफ फरमा थे। मुझे तरतीब के साथ बुलाया गया तो मैं चला गया। अब बिल्कुल मेरे बदन में रूह नहीं है और मैं खौफजदा हूँ और कांपने की मुझ में जुर्रत नहीं, इसलिए कि तशन्नुज जैसी कैफियत हो गई थी। उन्होंने हुक्म दिया आप खड़े हों इस कटहरे के अंदर। अब अदालत ने मुझसे पूछा कि आपका चालान हुआ था और आपको ये हुक्म दिया गया था कि आप ये 12 आने डाकखाने में जमा करवाएं, क्यों नहीं करवाए? मैंने कहा जी मुझसे कोताही हुई, मुझे करवाने चाहिए थे लेकिन मैं। उसने कहा कितना वक्त अमले का ज़ाया हुआ, कितना पुलिस का हुआ, अब कितना अदालत का हो रहा है, और आपको इस बात का एहसास होना चाहिए था। हम इसके बारे में आपको कड़ी सज़ा देंगे। मैंने कहा मैं यहाँ पर एक फॉरेनर हूँ, परदेसी हूँ, जैसा हमारा बहाना होता है। मैं कुछ ज्यादा आदाब नहीं समझता, कानून से मैं वाकिफ नहीं हूँ, तो मेरे पर मेहरबानी फरमाएं। उन्होंने कहा आप जबान तो ठीक ठाक बोलते हैं, वजाहत कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? तो मैं चुप करके खड़ा रहा। फिर उन्होंने पूछा कि अदालत आपसे पूछती है कि आप कौन हैं और आपका पेशा क्या है। मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ रोम यूनिवर्सिटी में। तो वो जिस साहब कुर्सी को साइड पर करके खड़ा हो गया और उसने ऐलान किया टीचर इन द कोर्ट, द टीचर इन द कोर्ट, जैसे ऐलान किया जाता है। और वो सारे उठ खड़े हुए, मुंशी, थानेदार, अमलदार जितने भी थे, और उसने हुक्म दिया कि चेयर शुड बी ब्रॉट फॉर द टीचर, अ टीचर हैज कम टू द कोर्ट। अब वो कटहरा छोटा सा, मैं उसको पकड़कर खड़ा हूँ। वो कुर्सी ले आए, हुक्म हुआ कि तू टीचर है, खड़ा नहीं रह सकता। तो फिर उसने एक बानी पढ़नी शुरू की। जज ने कहा कि ए मोअज़्ज़िज़ उस्ताद, ए दुनिया को इल्म अता करने वाले उस्ताद, ए मोहतरम तरीन इंसान, ए मोहतरम इंसानियत, आपने ही हमको अदालत का और अदल का हुक्म दिया है और आप ही ने हमको ये इल्म पढ़ाया है और आप ही की बदौलत हम इस जगह पर बरा जमान हैं, इसलिए हम आपके फरमान के मुताबिक मजबूर हैं। अदालत ने जो ज़ाब्ता कायम किया है इसके तहत आपको चेक करें। बावजूद इसके कि हमें इस बात की शर्मिंदगी है और हम बेहद अफसुर्दा हैं कि हम एक उस्ताद को जिससे मोहतरम और कोई नहीं होता अपनी अदालत में ट्रायल कर रहे हैं, और ये किसी भी जज के लिए इंतहाई तकलीफ दे मौका है कि कोर्ट में कटहरे में एक उस्ताद मुकर्रम हो और उससे ट्रायल किया जाए। अब मैं शर्मिंदा अपनी जगह पर, या अल्लाह ये क्या शुरू हो रहा है। मैंने कहा हुजूर जो भी आपका कानून है, इल्म या जैसे कैसे भी आपका ज़ाब्ता है, इसके मुताबिक करें, मैं हाजिर हूँ। तो उन्होंने कहा हम निहायत शर्मिंदगी के साथ और निहायत दुख के साथ और गहरे अलम के साथ आपको डबल जुर्माना करते हैं। 1.5 रुपया हो गया। अब जब मैं उठ के उस कुर्सी में से, उस कटहरे में से निकलकर शर्मिंदा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वो जो जज, उसका अमला था और उसके मुंशी थे, वो सारे जनाब मेरे पीछे पीछे अ टीचर इन द कोर्ट जा रहे थे कि हम एहतराम फाइका के साथ आपको रुखसत करते हैं। मैं कहूँ मेरी जान छोड़ें, ये बाहर निकलकर मेरे साथ क्या करेंगे? आगे तक मेरी मोटर तक मुझे छोड़ के आए। जब तक मैं वहाँ से स्टार्ट नहीं हो गया वो अमला वहाँ पर ऐसे ही खड़ा था। अब मैं लौट के आया तो मैं समझा या अल्लाह मैं बड़ा मुअज़्ज़िज़ आदमी हूँ, और महल्ले वालों को भी आकर बताया कि मैं ऐसे गया था और वहाँ पर ये हुआ। वो भी जनाब, और मेरी जो लैंड लेडी थी वो भी बड़ी खुशी के साथ महल्ले में चौड़ी होके घूम रही थी कि देखो हमारा ये टीचर गया और कोर्ट ने इतनी इज्जत की, इसकी इज्जत अफजाई हुई। तो मैं ये समझा कि इसके साथ साथ मेरी तनख्वाह में भी इजाफा होगा। देसी आदमी जो है ना, वो चाहे टीचर भी हो, वो ग्रेड का ज़रूर सोचेगा। कितनी भी आप इज्जत दे दें, कितना भी एहतराम दे दें, वो फिर भी ज़रूर सोचेगा कि मुझे कहीं से 4 पैसे भी मिलेंगे कि नहीं। मैंने अपने एक्टर दोस्त से पूछा
उसने कहा, नहीं, तनख्वाह यहाँ प्रोफेसर की इतनी ही है जितनी तुम्हारे पाकिस्तान में है। वो कोई माली तौर पर इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन इज्जत के एतबार से बहुत बड़े हैं। रुतबा उनका बहुत ज्यादा है। और कोई शख्स यहाँ, कोई ब्यूरोक्रेट हो, यहाँ कोई जज हो, आपने देख ही लिया है, यहाँ का ताजिर हो, यहाँ का फ्यूडल लॉर्ड हो, वो उस्ताद के रुतबे के पीछे इसी तरह चलता है जैसे रोम के दिनों में गुलाम अपने आका के पीछे चलते थे। माली तौर पर वो भी बेचारे हैं, यही उनका कमाल है कि माली तौर पर कमतर हैं लेकिन रुतबे के एतबार से बहुत ऊंचे हैं। जैसे सुकरात जो था, वो अपने खंडरों में और फोरम में खड़ा होकर नंगे पांव बात करता था, लेकिन इसका एहतराम था। वो कोई अमीर आदमी नहीं था। मेरा बॉस कहा करता था, यू हैव चेंज्ड योर प्रोफेशन फॉर अ हैंडफुल सिल्वर। सामीन इकराम, अभी आप सुन रहे थे अशफाक अहमद की किताब जाविया से बाब नंबर 6। खुदा ने चाहा तो आपसे जल्द मुलाकात होगी। यहाँ पर आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया।